नमस्कार। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्तर प्रदेश के लोगों को हर तरह से बचाने में लगे सीएम योगी आदित्यनाथ अब कोविड-19 की जांच में तेजी लाने के प्रयास में हैं और इसी क्रम में प्रदेश के सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीन लगाकर जांच का काम तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के चिकित्सा सुविधाओं को मजबूर करती रही सरकार अब पूरी तरह से ज्यादा टेस्टिंग पर जोर लगाना चाहती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी 75 जिलों में ट्रूनेट मशीनें पहुंचा दी गई है। 15 जून से हर जिले में इन मशीनों से ही टेस्टिंग की जाए ताकि जांच रिपोर्ट जल्द आ सके। सीएम योगी ने हर हाल में कोरोना से होने वाली मृत्यु की दर पर भी नियंत्रण के लिए कहा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास 5 कालिदास मार्ग पर टीम 11 के साथ समीक्षा बैठक में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को कम करने की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 से होने वाली मृत्यु की दर को नियंत्रित किया जाए। कोरोना संकट काल के बीच उत्तर प्रदेश में राजनीति का दौर फिर से शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के वर्चुअल सम्मेलन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, सपा ने भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त करने के लिए उन तक लैपटॉप पहुंचाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बीमारी पर जीत हासिल करने की जगह चुनाव जीतने के लिए जंगल तक में एलईडी लगवाई। इसे कहते हैं सोच का अंतर। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बीजेपी की वर्चुअल रैली को लेकर हमला बोल चुके हैं। अखिलेश यादव का कहना है कि झारखंड में बुरी तरह चुनाव हार चुकी बीजेपी बिहार में 150 करोड़ रुपए खर्च कर वर्चुअल रैली के जरिए धन बल का प्रयोग कर रही है। अखिलेश ने ट्विटर पर लिखा कि बीजेपी ऐसा करके विपक्ष का मनोबल तोड़ना चाहती है क्योंकि वह जनता का विरोधी रुख समझ चुकी है। आपको बता दें कि बीजेपी के नेता लगातार वर्चुअल रैली कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर निशाना साधा है, तो साथ ही राहुल गांधी के द्वारा बीजेपी पर किए जा रहे हमलों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जी की आदत है बयानबाजी करने की। जो शख्स ये कह सकता है कि मशीन में इधर से आलू डालो उधर से पैसा निकलेगा, उससे आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनको ना इतिहास की जानकारी है ना भूगोल की जानकारी है। अपने मन से कुछ भी बोलते रहो और उसके बाद कुछ लोगों को काम दे रखा है कि आप भारत की जनता में भ्रम फैलाओ। तो भ्रम फैलाने से कुछ नहीं होगा। जो वास्तविक स्थिति है पहले उसके बारे में जानकारी लो, उसके बारे में पता करो कि क्या है, उसके बाद अगर वो बात करें तो अच्छा लगता। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं। फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर अब सरकार शिकंजा कस रही है। उत्तर प्रदेश में 6 फर्जी शिक्षकों से पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया। पहले ही इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज है। शिक्षकों की नियुक्ति पर जांच बैठाई जा चुकी है। अब सरकार ने इनसे नौकरी के दौरान दी गई सैलरी को रिकवर करने का फैसला किया और पुलिस भी पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। फर्जी शिक्षकों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे का कागजात का इस्तेमाल कर नौकरी हासिल कर ली। कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से बनवाई और इसी आधार पर ये शिक्षक वर्षों से नौकरी कर रहे हैं। अभी तक सामने आई जांच के मुताबिक पूरे यूपी में फर्जी शिक्षकों की संख्या करीब 5000 के आसपास है। जैसे जैसे विभागीय जांच शुरू की जाएगी ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। सरकार ने सभी शिक्षकों को 20 जून तक का वक्त दिया है। 20 जून तक फर्जी शिक्षकों को जितनी सैलरी मिली है उसे लौटाना होगा। अगर फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षक पैसे नहीं लौटाएंगे तो उनके खिलाफ सरकार आगे की कार्रवाई करेगी।
तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में 10-20 नहीं बल्कि 5,000 से ज्यादा अनामिकाएं हैं। हालांकि अब जो सरकार है वह एक्शन की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के आए दिन जो मामले सामने आ रहे हैं, आपको बता दें, फर्जी दस्तावेज पर नौकरी करने वाले शिक्षकों पर अब सरकार जो है वह शिकंजा कस रही है। उत्तर प्रदेश में 6 फर्जी शिक्षकों से पैसे की रिकवरी के लिए नोटिस भेजा गया। पहले ही इन शिक्षकों पर मुकदमा दर्ज है। शिक्षकों की नियुक्ति पर जांच भी बैठाई जा चुकी है। अब सरकार ने इनसे नौकरी के दौरान दी गई सैलरी को रिकवर करने का फैसला भी कर लिया है। पुलिस भी इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। फर्जी शिक्षकों में ज्यादातर ऐसे लोग हैं जिन्होंने किसी दूसरे का कागजात का इस्तेमाल करते हुए नौकरी को हासिल कर लिया, और कुछ शिक्षक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी डिग्री किसी फर्जी यूनिवर्सिटी से बनवाई और इसी आधार पर ये शिक्षक वर्षों से नौकरी कर रहे थे। अभी तक सामने आई जांच के मुताबिक पूरे यूपी में फर्जी शिक्षकों की संख्या करीब 5,000 के आसपास बताई जा रही है। जैसे जैसे विभागीय जांच शुरू की जाएगी, जो ये आंकड़े हैं और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, और सरकार ने सभी शिक्षकों को 20 जून तक का वक्त दिया है। 20 जून तक फर्जी शिक्षकों को जितनी सैलरी मिली है उसे लौटाना होगा। अगर फर्जी दस्तावेजों पर नौकरी कर रहे शिक्षक पैसे को नहीं लौटाएंगे तो उनके खिलाफ सरकार आगे की कार्रवाई को करेगी। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में लगातार शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के जो मामले हैं वह सामने आ रहे हैं, और दावा यह किया जा रहा है कि फर्जी शिक्षक पूरे सूबे में करीब 5,000 के करीब हैं। हालांकि इनमें कितनी सच्चाई है, इन दावों में कितनी सच्चाई है, ये अलग बात है। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में घोटाले के आए दिन जो मामले हैं वह सामने आ रहे हैं, और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता पुनीत मोहन इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत, जानना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो लगातार शिक्षा विभाग में फर्जीवाड़े के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तमाम अपडेट चाहेंगे आपसे पुनीत। देखिए, सीधे तौर पे जिस तरीके से शिक्षा विभाग में एक बड़ा खुलासा हुआ था अनामिका शुक्ला नाम का, जो कि मूल रूप से गोंडा की रहने वाली है, और सीधे तौर पर अभी उसको नौकरी नहीं मिली, यानी कि नौकरी ही नहीं मिली उसको, और उसके नाम पर लगभग 12 से 13 जगह लोग नौकरी कर रहे थे। कहीं ना कहीं शुरुआत की बात खुल करके सामने आ रही थी कि शायद 25 जिलों में फ्री के नाम से नौकरियां करी जा रही है, लेकिन जब खुलासा हुआ तो लगभग 12 से 13 जगह अनामिका शुक्ला नाम के एक महिलाएं काम कर रही थी, और सीधे तौर पर इनकी डिग्री का यूज किया गया था। कहीं ना कहीं शिक्षा माफिया जो है वो काफी एक्टिव है। सीधे तौर पर अगर 69,000 फर्जी दस्तावेज पर जो नौकरी करने वाले शिक्षक हैं उनके खिलाफ अब सरकार द्वारा क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, अनामिका शुक्ला कांड खुलने के बाद लगातार कार्रवाई का दौर बढ़ा है। श्रावस्ती में 11 फर्जी शिक्षक पकड़े गए हैं, बाराबंकी में शिक्षक फर्जी पकड़े गए हैं, गोंडा में। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिले हैं जहां पर शिक्षकों की जांच करी जा रही है, और उनमें से आपको बताना चाहूंगा कि जांच में कई ऐसे शिक्षक निकल करके सामने आ रहे हैं जो फर्जी है, यानी कि पूरा एक गिरोह है, एक संगठन है जो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर ऐसे लोगों को नौकरी दिलाता है। और जब अब जांच हो रही है तो इन लोगों से अब रिकवरी का भी प्लान है सरकार का। हालांकि मामला कोर्ट में जरूर जाएगा, लेकिन सरकार सख्त कार्रवाई करने के मूड में है। और इस सब का अगर हम सीधा सा ये कहें कि इन सब का खुलासा तब हो रहा है जब अनामिका। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अब तक ये दावा किया जा रहा है कि जो फर्जी शिक्षक हैं वो पूरे सूबे में उनकी जो संख्या है वह 5,000 के करीब बताई जा रही है, 5,000 से ज्यादा बताई जा रही है। आपसे जानना चाहेंगे, इन दावों में आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से जांच का जो सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार कहीं ना कहीं जो शिक्षकों की डिग्रियां निकल रही है वो फर्जी निकल रही है। अगर की बात और फर्जी डिग्री लगाकर नौकरी हथियाने वाले 6 शिक्षक पकड़े गए हैं। इनके खिलाफ शिकंजा शुरू किया और कार्रवाई करी। ऐसे ही कई ऐसे जिले हैं जहां पर फर्जी डिग्री लगा करके शिक्षक नौकरी हथियाए हुए हैं, और ये सब
सीधे तौर पर जो नौकरी दिलाने का ठेका लेते हैं, जो एक संगठित गिरोह है, उनके द्वारा ये सब काम। तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे, यूपी के जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं सतीश द्विवेदी, वो आखिर क्या कुछ कर रहे हैं, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, सीधे तौर पर सतीश द्विवेदी का साफ कहना है कि अनामिका शुक्ला कांड सामने आने के बाद में सभी डीएसए को आदेश दिए गए हैं कि अपने अपने जिले के शिक्षकों की डिग्री वगैरह चेक करें, और जब डिग्रियां चेक हो रही तो उनमें से कई ना कई केसेस सामने निकल करके आ रहे हैं, और सीधे तौर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और ये संगठित गिरोह काफी वर्षों से काम कर रहा है, लगातार एक के बाद एक कांड खुल करके सामने आते हैं। 69,000 भर्ती, फर्जी शिक्षकों को जितनी सैलरी मिल रही है उसे लौटाना भी होगा, और अगर वे नहीं लौटा पाते हैं तो सरकार अब क्या करती है, ये भी देखने वाली बात होगी। धन्यवाद पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन की पहल पर मुंबई में फंसे 180 श्रमिकों को लेकर आज सुबह एक विशेष विमान लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरा। अमिताभ मुंबई से प्रवासियों के लिए स्पेशल ट्रेन चलवाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रेलवे ने उन्हें क्लियरेंस नहीं दिया। इसके बाद उन्होंने पूरा विमान बुक कर प्रवासियों को उनके घर भेजने का निर्णय लिया था। तो वहीं बुधवार देर शाम 2 स्पेशल प्लेन बाबतपुर एयरपोर्ट पर उतरे थे। एयरपोर्ट डायरेक्टर ने बताया कि पहले विमान से 180 लोग तो दूसरे से 175 लोग आए। आपको बता दें, अभिनेता सोनू सूद भी काफी प्रवासियों को उत्तर प्रदेश भेज चुके हैं। भारतीय रेलवे किस तेजी के साथ प्रगति के पथ पर दौड़ रही है, इसके कई नमूने अब तक देखे जा चुके हैं। रेल इंजन के मामले में भारत ने डबल पावर हासिल कर ली है। डबल पावर के इंजन अब ट्रेनों को खींचते नजर आएंगे। भारत का सबसे शक्तिशाली इंजन 12,000 हॉर्स पावर का है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से तैयार किया गया इंजन पूरी तरीके से स्वदेशी है। उत्तर मध्य रेलवे आगरा रेल मंडल के आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर 12,000 हॉर्स पावर का इंजन पहुंचा। मंडल रेल प्रबंधक सुशील कुमार श्रीवास्तव ने इंजन का विधिवत शुभारंभ किया, तो साथ ही इंजन का अवलोकन किया। देखिए, ये नया लोकोमोटिव है, इंजन है 12,000 हॉर्स पावर का, और ये सबसे अच्छी बात है, ये पूरी तरह से मेक इन इंडिया है। इसको मधेपुरा में बनाया जा रहा है, और इसका डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन जो है RDSO, जो रेलवे का रिसर्च एंड डिज़ाइन विंग है, उसने बनाया है, और इसको मधेपुरा में इसको मैन्युफैक्चर किया गया। इसकी चूँकि क्षमता पावर बहुत ज़्यादा है, तो हमारे लॉन्ग हॉल में जो हमारी लंबी गुड्स ट्रेनें हैं, उनको चलाने में इससे बहुत फ़ायदा मिलेगा। सर, AC भी है जगह? यस, कैब इसका एयर कंडीशन है। बीच में तो बहुत पूरी मशीनरी है, तो मशीन रूम तो गर्म रहता ही है, बट कैब इसका एयर कंडीशन है। सर, 2 पार्ट कैसे हैं इसके? 2 पार्ट, ये टेक्निकल डिज़ाइन है इसका। तो 2 पार्ट इसलिए किया गया कि इसकी क्षमता बढ़ाई जाए, और इसके पीछे बहुत सारा टेक्निकल इशू है, उसको यहाँ पे चर्चा करना तो बहुत मुश्किल है। इसको ऐसे आप समझ लें कि इसकी पावर को बढ़ाने के लिए इसको लंबा करना पड़ता है। किस कारण आपने कहा सर इंडियन मेड है ये जी, जो पूरी तरीके से ये नहीं, ये इस क्षमता का इंडिया में तो इंजन बन ही रहे हैं, CLW DLW आपके इंजन बना ही रहे हैं, लेकिन इस क्षमता का इंजन पहली बार, इस क्षमता का इंजन हमने यहीं पे डेवलप किया, यहीं बनाया। सर, किस कारखाने में तैयार हुआ ये मधेपुरा वर्कशॉप है। वहीं जालौन से सांसद भानु प्रताप सिंह ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कोरोना महामारी समेत सरकार की योजनाओं के बारे में बात की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, हमारा लोकसभा क्षेत्र भी जूझ रहा है जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा, इस प्रदेश के देश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा जो भी निर्देश आ रहे हैं, उन निर्देशों का पालन कर रहे हैं। विशेष रूप से सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन करना है, तो विशेष रूप से उसका पालन करते हैं जी। और ढेर सारी योजनाएं केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने दी हैं, और गरीबों के लिए
जी, जो मजदूर बाहर काम कर रहे थे वो गांव में आ गए हैं। नरेगा के रूप में उनका जॉब कार्ड बनाया जा रहा है, उन्हें दिया जा रहा है। विशेष रूप से गरीब आदमी है, उन्हें फ्री में चावल गेहूँ दिए जा रहे हैं, जिससे वो भूखे न रहें। ये ढेर सारी योजनाएँ केंद्र सरकार द्वारा की जा रही हैं, प्रदेश सरकार द्वारा की जा रही हैं। क्योंकि जहाँ जहाँ प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार का सिर्फ सोच ये है कि कोई भूखा न रहे, गरीब को काम मिले, उसके जेब में पैसा पहुँचे, इससे वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। इस सोच के तहत केंद्र प्रदेश सरकार काम कर रही है और अगर ऐसी कोई स्थिति सामने आती है तो निश्चित खिलाफ। वहीं सांसद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि संघर्षशील नेता रहे पूर्व विधायक स्वर्गीय यदुनाथ सिंह की प्रतिमा चुनार दुर्गाजी मोड़ पर लगेगी। उनकी प्रतिमा क्षेत्र के लोगों को अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की प्रेरणा देगी। सांसद ने कहा कि बाबूजी की पुण्यतिथि 31 मई को उनकी पार्टी हर साल संघर्ष दिवस के रूप में मनाएगी। वे 4 बार चुनार के विधायक रहे, उनका निधन मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। स्वर्गीय यदुनाथ सिंह जैसे संघर्षशील नेता आज कम ही है। हम सबके बीच में नहीं रहे और इस पूरे क्षेत्र के लिए एक जीवित किंवदंती के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। मैं उन्हें समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। लंबे समय तक उन्होंने सड़क से लेकर विधानसभा तक आम जनमानस के हक अधिकार के लिए संघर्ष किया और विशेष तौर से चुनार क्षेत्र की जनता उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखती आई है। वो आज भले ही सशरीर हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन ये पूरा क्षेत्र हमेशा उनको एक प्रेरणा के रूप में याद रखेगा। इस तरीके से आम जनमानस के हक अधिकार के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ये अपने आप में एक मिसाल। वहीं सोनभद्र में एक फौजी का वीडियो वायरल हो रहा है। ये फौजी सियाचिन बॉर्डर पर तैनात है, जिसमें फौजी के द्वारा यह बताया जा रहा है कि वह सियाचिन बॉर्डर पर तैनात है और सोनभद्र के अनपरा थाना क्षेत्र के रेणु सागर चौकी क्षेत्र के कोलगेट कॉलोनी का रहने वाला है। इसी रेणु सागर चौकी पर तैनात एक सिपाही के द्वारा उसको परेशान किया जा रहा है। कोई कार्रवाई न होने के बाद फौजी ने अपना वीडियो वायरल कर अपने साथ हो रहे अन्याय को लेकर गुहार लगाई है। जय हिंद प्यारे देशवासियों, मैं नायक राधा रमन राय सियाचिन बॉर्डर पे पोस्टेड हूँ। मेरे माँ बाप रेणु सागर कोलगेट डिस्ट्रिक्ट सोनभद्र में रहते हैं। मैं अनपरा थाना रेणु सागर चौकी से 2 साल से परेशान हूँ। इस वजह से मजबूरी में वीडियो बना रहा हूँ। 2 साल पहले मैं जब घर बनवाने की कोशिश किया तो रेणु सागर चौकी इंचार्ज राजेश मौर्य ने 25,000 रुपये का डिमांड किया। तब मेरे पापा ने सिपाही बब्बन को 5,000 रुपया दे दिया, फिर भी ये लोग परेशान करते रहे। मेरे घर में सिपाही गोरखनाथ यादव रात को 3 बार छापा मारे हैं बिना वजह के। जो जवान माइनर डिग्री टेम्परेचर में सियाचिन बॉर्डर पे रात को ड्यूटी दे रहा है, उसके माँ बाप खुद के घर में सुरक्षित नहीं है। बिना वजह के मेरे पापा को सिपाही गोरखनाथ यादव ने अनपरा थाने में 4 दिन तक रखा, बिना खाए बिना पिए। किस सजा में? खाना पानी नहीं मिलता है। मेरे माँ को कैंसर हुआ है। इसके बाद भी वो 4 दिन तक अनपरा थाने में गई और अनपरा थाने के एसओ ने वहाँ से भगा दिया। मेरे पापा 2 दिसंबर को रेणु सागर पावर प्लांट से गिर गए। गिरने की वजह से उनकी पैर की चक्री और पजरी की 5 हड्डियाँ टूट गई। माँ दवा भी लेके गई पापा का, फिर भी अनपरा एसओ ने देने से मना कर दिया। इसी से वो लोग डर के गांव चले गए और रेणु सागर का घर छोड़ दिए। हमने एक वीडियो और एक प्रार्थना पत्र मुझे भेजा है, जिसमें उसने अपने घर, जो उसका घर थाना अनपरा में स्थित है,
वहाँ पर हुई चोरी के अनावरण के लिए रिक्वेस्ट करी है। उस संबंध में जो उसने मुकदमा लिखा है, उसने संदेह के आधार पर अपने पड़ोसी का नाम लिखा है। इस बारे में जब जानकारी करेंगे तो ये संज्ञान में आया कि पड़ोसी के साथ में जवान का पूर्व से एक जमीन को लेकर के विवाद भी चल रहा है, जिसमें पूर्व में 151, 116 और 145 की कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन उसके घर में हुई चोरी के अनावरण के लिए मेरे द्वारा SHO अनपरा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है, जो शीघ्र ही इस घटना का अनावरण करेगी। साथ ही यहाँ जनपद स्तर से SWAT टीम प्रभारी को भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि शीघ्र ही घटना का अनावरण करें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए हैं, जिसके संबंध में मैंने CO पिपरी को इसकी जांच करने के लिए दी है। CO पिपरी अपनी जांच की रिपोर्ट देंगे, उसके आधार पर यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। वहीं बलिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी के सांसद वीरेंद्र सिंह के भांजे को भूमाफिया बताते हुए 200 बीघा धार्मिक जमीन को फर्जीवाड़ा कर हड़पने का आरोप लगाया है। तो साथ ही डीएम से मिलकर कार्रवाई की मांग की, जिस पर डीएम ने राजस्व टीम गठित कर जांच के आदेश दे दिए हैं। परिवार में 200 बीघा जमीन का जो है घोटाला हो गया है और 200 बीघा जमीन जो पशु मेले के रूप में थी, जो ग्राम समाज के रूप में थी, वहीं पर अग्निशमन केंद्र बना हुआ है, वहीं पर जो है राजकीय पॉलिटेक्निक बना हुआ है, वहीं पर वन विभाग का भी जमीन अलाट है। अभी भी कुछ बंजर भूमि 18 एकड़ के आसपास अभी अंकित भी है और उसमें कुछ विगत 25-30 वर्षों में कुछ भूमाफियाओं ने और अधिकारियों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने मिली भगत करके बसपा और कांग्रेस के शासन में अधिकारियों ने लोभी लोगों से मिलजुल करके और सबका जो है जैसे प्रसाद बांट दिया और उसी को जो है इसी घोटाले का पर्दाफाश करने के लिए मैं आज जिलाधिकारी को अवगत कराया हूँ। मुझे खुशी है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय जो है राजस्व और आपके चकबंदी विभाग और सर्वे विभाग, तीनों विभागों के अधिकारियों की टीम बना करके, अब ये तो बताएंगे कौन सी टीम बना करके जांच करवाएंगे, वो जांच करवाने का बात है। ये घोटालेबाज कौन है और कौन कौन इसमें? अब हमारी क्षेत्र के कम से कम 100-150 लोग, तो 100-150 लोगों का किसका हम जन्म कुंडली बताएं आपको? इसके पहले जो आपने बयान दिया था, आरोप लगाया था, वो नहीं, वो जो भाजपा सांसद हैं, वो उनके भांजे रजिस्ट्री करवाए हैं। क्या नाम है उनका? उनका विनय सिंह नाम है, वो करवाए हैं, रजिस्ट्री करवाए हैं। विधायक जी के द्वारा एक पत्र दिया गया है कि बैरिया तहसील के इब्राहिमाबाद उपरवार गांव सभा की जमीन या सुदृष्टि बाबा पशु मेला से संबंधित जमीन कुछ लोगों द्वारा बैनामा लिया गया है और उस बैनामे में उनका ये कहना है कि वो गांव सभा की ज़मीन है और गांव सभा की ज़मीन पर फर्जीफिकेशन करके या पहले से किए हुए फर्जीफिकेशन के आधार पर ये बैनामा हुआ है। तो उनका ऐसा पत्र के माध्यम से यही अपेक्षा की गई है कि इस संबंध में जांच कराकर और रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से सच्चाई पता की जाए और अगर वो ग्राम सभा और पशु मेला से संबंधित जमीन है तो उसको सुरक्षित रखा जाए। कोरोना की वैश्विक महामारी से जूझ रही जनता के लिए टिड्डियों ने नई मुसीबत खड़ी कर दी है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में कोहराम मचाने के बाद टिड्डियों का एक दल यूपी के प्रयागराज जिले की सीमा में प्रवेश कर गया। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को टिड्डियों का दल कोहराम तहसील में पहुंचा, जिसके बाद किसानों में हड़कंप मच गया। तो वहीं अब स्थानीय लोग टिड्डियों को भगाने के लिए तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं। टिड्डियों के हमले की सूचना पर जहां एक तरफ कृषि और राजस्व के अधिकारी तत्काल ग्रामीणों की मदद से टिड्डियों को नष्ट करने में जुट चुके हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रयागराज के निवासियों ने भी मोर्चा संभाल लिया। यहां पर लोग अपने घरों की छत और बालकनी पर खड़े होकर तेज आवाज में बर्तन बजा रहे हैं। तो वहीं लाउड म्यूजिक को भी टिड्डी भगाने के लिए जरिया बनाया जा रहा है। किसानों के लिए ये टिड्डी दल इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इस टिड्डी दल में लाखों कीड़े होते हैं और बहुत तेजी से हरियाली चट कर जाते हैं। कुछ मिनटों में ये दल पूरे के पूरे खेत को चट कर जाते हैं। ये 50 से 100 गुना तेजी से अपनी संख्या में बढ़ोतरी करते हैं। अगर इन टिड्डियों को हरियाली मिलती जाती है
तो ये और तेजी से अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। कौन सी फसल बोई हैं आप खेत में? हमने उर्दी और मूंग बोया है 1 बीघा। तो टिड्डों के कारण कोई? हाँ, हमारी फसलें पूरी बर्बाद होती जा रही हैं टिड्डों के कारण। आज टिड्डों का बहुत आक्रमण हुआ है इस समय, और यहाँ पे हम लोगों ने बहुत से भगाने की कोशिश की, लेकिन वे भागे नहीं, हमारी फसलें बर्बाद कर दी पूरी। भगाने के लिए क्या क्या उपाय किया आपने? हमने थाली बजाई, बाल्टी बजाई, तसला बजाया, और क्या जो हो सका हम लोग ने बजाया था। हाथ थाली वाली आग वगैरह आप लोगों ने जलाया? हाँ, आग भी जलाई थी हमने, लेकिन उनसे भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। पटाखे वगैरह? पटाखे भी बजाए गए, लेकिन तभी नहीं भगे? नहीं। इस समय टिड्डियों का कहर काफ़ी जोरों के साथ खेतों और पेड़ों पौधों पे काफ़ी स्पीड के साथ उनका हमला हुआ है, जिससे कि खेतों में काफ़ी नुकसान हो रहा है और जिससे कारण काफ़ी फसलें नुकसान हो रही, जैसे कि मूंग की फसल है, चरी है, जैसे और भी हैं, बेहन धान की फसल जैसे। इसी प्रकार से भगाने का कई उपाय किया गया, जैसे कि धुआं सुलगाया गया, आवाज़ें की गई है, हार्न बजाया गया, गाड़ियों का थालियाँ बजाई गई है, जिसके कारण। कीटनाशक दवाएं आपने नहीं छिड़की? नहीं सर, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा है उनके ऊपर, क्योंकि इनकी हमला इतना ज़ोरदार है कि ये फसलों को मिनटों में चट कर जाती हैं। ANB नेशनल न्यूज़ के द्वारा आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? प्रशासन से हम यही कहना चाहते हैं कि इसका कोई हल निकाला जाए और फसलों को बर्बाद होने से बचाया जाए। सर क्या नाम है? सर मेरा नाम धीरज कुमार है। आज प्रयागराज के गंगा पार के कई क्षेत्र में टिड्डों का आक्रमण हुआ है, जिसके कारण किसानों में काफ़ी मायूसी छाई हुई है। शासन प्रशासन की तरफ से भी अभी कोई मदद नहीं की गई है। लोग अपने खेतों से टिड्डों को भगाने के लिए खेतों में आग जला रहे हैं, थाली वगैरह बजा रहे हैं, उसके साथ साथ हार्न भी बजा रहे हैं, जिसके पास डीजे है डीजे बजा रहा है, और तरह तरह के कई उपाय कर रहे हैं और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई प्रभाव उन टिड्डों पर नहीं पड़ रहा है। और टिड्डे लगभग 2 से 3 इंच लंबे हैं और ये जिस भी खेत में बैठ जा रहे हैं उस खेत की फसलों को पूरी तरीके से बर्बाद कर दे रहे हैं। और अभी तक प्रयागराज में जो संबंधित अधिकारी हैं वो सिर्फ ये बोलते हैं कि अभी टिड्डे यहाँ पर आए नहीं हैं, लेकिन हकीकत तो ये है कि यहाँ पर टिड्डे काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। अभी आप देख सकते हैं कि ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो बहुत सारे टिड्डे उड़ते हुए आपको दिखाई देंगे, लेकिन अभी तक शासन ने सिर्फ यही कहा है कि यहाँ टिड्डे अभी आक्रमण किए ही नहीं हैं, लेकिन हकीकत आपके सामने है, जिससे हर आदमी हर किसान परेशान है, लेकिन कोई इस पर ध्यान देने वाला नहीं है। प्रयागराज से महेंद्र कुमार। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।